ओके, वेलकम टू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो हम अलजेब्रा से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस सीरीज़ में अभी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 चालू कर रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स के लिए आता है। टोटल कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए आता है। और इस चैप्टर के आपके 2 पार्ट्स हैं, एक है 4A और दूसरा है 4B। और दोनों पार्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट कैरी करते हैं। उसके दोनों कंटेंट जो है वो ना सिर्फ इस साल बल्कि आने वाली पूरी ज़िंदगी में आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। 4A जो पार्ट हमारा कैरी करता है वो बेसिकली कैरी करता है टैक्सेशन से रिलेटेड, जो हम बोलते हैं GST, जो टैक्सेशन अभी चल रहा है उससे रिलेटेड। एंड 4B हमारा कैरी करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसमें आप शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आने वाली फ्यूचरिस्टिक लाइफ। और जो इस तरह से अभी करंट कंडीशन है, इस कंडीशंस को देख के आपको ये दोनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है। एक्चुअली जब GST यानी टैक्सेशन का रुख बदला गया था, तो GST जब अपनाया गया तो वो अपनाया गया 1 जुलाई 2017 में। भले ही GST की जो बातें हैं वो बहुत पहले से चले आ रही है, कई बार उसको संसद में पेश किया गया, कई बार किसी एक यहाँ पे मान के चलो एक्सेप्ट हुआ तो राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया, लोकसभा में एक्सेप्ट हो गया। तो बट 2016 में इसे राज्यसभा, पहले तो लोकसभा में और फिर राज्यसभा में इसे दोनों जगह पे एक्सेप्ट किया गया और फिर राष्ट्रपति जी ने इसको लागू कर दिया। तो 1 जुलाई 2017, तो GST इंडिया में कब लागू हो गया? तो 1 जुलाई 2017 में GST लागू हुआ। और महाराष्ट्र 10th स्टेट है लागू होने के बाद जिसने GST को अपनाया या स्वीकार किया। तो महाराष्ट्र कितना स्टेट है? 10th स्टेट है। राइट, तो अभी GST है क्या? तो GST हो गया आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST मोटे तौर पे क्या हो गया आपका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट, तो अभी मोटे मोटे तौर पे अगर GST आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? क्यों तो पहले टैक्स सिस्टम बहुत डिफरेंट थी, हर चीज़ के लिए अलग अलग टैक्स सिस्टम हुआ करती थी। आपने सुना होगा ऑक्ट्राय नाका हुआ करता था, आपको एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी का भी आपने नाम सुना होगा, सर्विस टैक्स भी नाम सुना होगा। तो कई सारे टैक्सेस थे जो बफ ये हो गए थे, स्कैटर्ड थे, यानी कोई इधर था कोई टैक्स उधर था, अलग अलग नाम से अलग अलग टैक्स कलेक्ट किया जाते थे। उसके लिए पूरी एक सिस्टम काम करती थी, पूरी सिस्टम उसके पीछे काम करती थी, जिसकी वजह से सिस्टम को मेंटेनेंस रखना, उतने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना पड़ता था और कई सारी बातें थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको एक ही अंडर वन रूफ लाने का सोच लिया एंड दे केम विद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, सबसे पहले तो फ्रांस ने इसको एक्सेप्ट किया था और वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट करके इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इसमें कौन से टैक्स इंक्लूड होते हैं जो पहले थे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसमें इंक्लूड हो गया आपका इम्पोर्टेंटली एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, राइट, तो ये आपको देनी पड़ती थी एक्साइज ड्यूटी अलग अलग चीज़ों के ऊपर जब आप लेके आते थे। उसके बाद इसमें ऐड हो गया आपका सर्विस टैक्स, जो भी आप सर्विसेज देते हो, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए या अदर लोग हो गए, तो जो सर्विसेज देते हैं वो भी इसमें ऐड हो गया आपका। उसके बाद इसमें ऐड हो गया आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अगर नहीं समझ में आता तो आप कोई भी पिक्चर देख लेना जिसमें कई बार ऐसा आपको दिखाता है कि वो सोना या कोई चीज़ें रहती है जो एयरपोर्ट के ऊपर छुपा के लेके आते हैं। यूजुअली जब इंपोर्ट करते हैं तो उसको क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है कोई चीज़, तो वो कस्टम ड्यूटीज़ रहती है। उसके बाद इसमें ऐड हो गया आपका वैल्यू एडेड टैक्स, उसको हम बोलेंगे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि वैट क्या है, किस तरह से यूटिलाइज होता है। लास्ट ईयर आपने इसके बारे में पूरी स्टडी की थी वैट के बारे में, राइट। इनकम टैक्स का जो आपका 9th का जो चैप्टर था उसमें आपने वैट को पढ़ा था। वैट के बाद आप जो लग्जरी लेते हो, जैसे कोई 5 स्टार होटल में रहते हो या कोई लग्जरी अवेल करते हो, तो उसका एक टैक्स आपको देना पड़ता है, वो होता है आपका लग्जरी टैक्स। ये भी इसमें इंक्लूड हो गया, राइट। उसके बाद आप कई बार मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो तो वो मूवीज़ जब देखने जाते हो या कोई एंटरटेनमेंट लेते हो तो वहाँ पे आपको एक टैक्स देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट
टैक्स, ये भी टैक्स अलग तरह से पहले वसूल किया जाता था। उसके बाद ऑक्ट्रॉय बोल के एक टैक्स था, कई बार आपने देखा था ऑक्ट्रॉय नाका रहता है, जहाँ पे चेक पोस्ट नाका रहता है, जहाँ पे आपको ऑक्ट्रॉय पे करता है, तो ऑक्ट्रॉय बोल के एक था, तो ऑक्ट्रॉय भी आपको देना पड़ता था। उसके बाद आपको देना पड़ता था आपका CST, ये इंटरस्टेट टैक्स हुआ करता था। उसके बाद और एक टैक्स था आपका था काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोल के एक थी आपकी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये भी एक ड्यूटी ही थी अलग तरीके से। और आपको और एक चीज़ देनी पड़ती थी, वो थी आपकी स्पेक्टिकल इट्स अ स्पेशल एडिशनल टैक्स, राइट। तो स्पेशल एडिशनल टैक्स भी था जो स्पेसिफिक चीज़ों पे लगता था, और एडिशनल ड्यूटी भी बोल सकते हैं इसको, ये ड्यूटी बोल के कहा जाता था, इसको सैड बोलते थे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को कैड CVD बोलते थे, राइट। तो ये अलग अलग तरीके के अलग अलग टैक्सेस थे जो आपको पे करने पड़ते थे पहले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सभी टैक्स को, ये पूरे टैक्सेस को, ये जो इतने पूरे टैक्सेस है, ये सभी टैक्सेस को गवर्नमेंट ने अंडर वन रूफ लेके आए। ये पूरे टैक्सेस अंडर वन रूफ आ गए और इन सब का मिलके बन गया आपका, क्या बन गया आपका, बन गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको नाम दिया उन्होंने GST। तो इसमें आपके सर्विसेज भी इंक्लूड हो गई, इसमें आपके गुड्स से रिलेटेड यानी गुड्स पे जो टैक्स लगता था वो भी इंक्लूड हो गया, और सब मिलके बन गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें और एक चीज़ आ गई कि भैया ये GST जो है वो कैसे पे किया जाए। कई सारी चीज़ें थी ना GST में, कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग GST लगाना चालू कर दिया। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि उन्होंने क्या किया, वन नेशन वन टैक्स, ये वाला नारा अपना है, वन नेशन वन टैक्स। कब GST कब से लिया, GST इम्प्लीमेंट हो गया 1 जुलाई 2017। ये दो चीज़ें याद रखना, 1 जुलाई 2017 से GST इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये कई सारे जो अलग अलग टैक्सेस थे वो पूरे इकट्ठा होके GST में इंक्लूड हो गए 2017 से। तो अभी GST है क्या, आगे चल के देखते हैं GST किस तरह से ये क्या है। अब ये GST के ना दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। GST पढ़ने से पहले टैक्स सिस्टम को समझ लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी गवर्नमेंट है, इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट को चलाना होता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, जो भी ओवरऑल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट होती है, सैलरीज निकलती है, जो भी है, तो अगर गवर्नमेंट का कोई इनकम सोर्स होगा तो ही तो गवर्नमेंट कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लगान मूवी देखी होगी। लगान क्या है, लगान मीन्स टैक्स, राइट। तो आप जो भी कमाई कर रहे हो उसका एक इनकम लेते हैं, तो हो गया इनकम टैक्स। पहले के ज़माने में लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, तो उनको वहाँ पे और टैक्स पे करना पड़ता था, बिकॉज वो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो वो हो गया आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, आपका गुड्स टैक्स हो गया। कुछ लोग सर्विस देते, तो जैसे डॉक्टर्स हो गए या अदर लोग हो गए, तो वो चीज़ है, तो वहाँ पे सर्विस टैक्स लग गया। तो ये अलग अलग टैक्स के स्वरूप में ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट फंड रेज करती है, और जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट चलाने में आसानी जाती है, डेवलपमेंट लाने में, जो भी है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि एकदम बेसिक लेवल पे जाते हैं कि जब कुछ नहीं, एक छोटा सा गांव हुआ करता था, आप टैक्स सिस्टम समझ लो, एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो एकदम एंशिएंट एज में चले जाओ कि अभी जस्ट आदमी क्या हो गया कि अभी छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहने लगा। तो वो गांव में अगर कोई मुखिया होगा तो मुखिया कैसे बना उसको समझ लो। अब एक छोटी सी स्टोरी पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। क्या हो गया कि वो अभी एक 10-15 लोगों का 15 या 2-3 फैमिलीज़ का वो एक छोटा सा गांव बन गया, और वहाँ पे क्या हो गया, वो रहने लग गए। तो वो रहने लग गए तो वहाँ पे दूसरे लोग भी तो मीन्स जानवर हो गए या कई और सारे लोग हो गए, वो क्या कर रहे थे, अब ये एक छोटा सा गाँव बन गया, इसके ऊपर अटैक करने वाले लोग आएंगे। तो इनको बचाने के लिए क्या हो गया, एक बड़ा बंदा जो समझदार था उनमें से, जिसने सब देखे थे, उसने क्या किया, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि आई विल सेव। तो उसने ये पूरा वॉल डाल दिया। अब पूरा वॉल डाल दिया तो वो बोल दिया कि अरे यार मुझे अगर ये पूरा वॉल लगाना है तो इसको खर्चा आएगा, तो आप तो वो लोग वो टाइम पे अनाज में उसको दिए होंगे।
तो बात समझो कि जो बंदा गांव के लिए काम कर रहा है उसने यही बोला होगा ना कि अगर मैं गांव के लिए काम करूंगा तो मेरा खाना पीने का क्या हो गया। तो ये सब जो गांव के दूसरे लोग थे, जो दूसरे रहते थे, इन्होंने क्या बोला कि ठीक है तू गांव के लिए काम कर रहा है ना, तो तेरा घर का खाना पीना सब खर्चा हम संभालते हैं। तो क्या दे रहे, इनडायरेक्टली उन्होंने शेयरिंग दी। पहले क्या करा उन्होंने, शेयरिंग की, और यही शेयरिंग आगे चल के बना इनका टैक्स। और यही जो से करता था, जो गांव को प्रोटेक्ट करता था, गांव का पूरा कारोबार देखता था, ये बन गया मुखिया, मुखिया से बन गया राजा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो राजा बन गया तो उसका घर चलाना या उसको गांव का जो भी डेवलपमेंट करना, उसके लिए तो शेयरिंग लोगों से चाहिए थी। वो शेयरिंग आगे चल बढ़ी टैक्स में। अब देखो इंडिया में दो गवर्नमेंट चलती है, एक चलती है सेंट्रल और एक चलती है स्टेट की, राइट। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने वर्क्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अपने वर्क्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी चीज़ों के ऊपर खर्च करती है, जैसे डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो कई सारे उनके हैं। कितने तो भी आप देखते होंगे कि इसको ये खाता मिला, उसको वो खाता मिला, खाता यानी ये डिपार्टमेंट मिला, वो डिपार्टमेंट मिला, कई सारे मंत्रियों को डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं कि उनको वहाँ पे खर्च करना पड़ता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के भी तो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी खर्च करना पड़ता है। और इनकी पूरी इनकम सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, इनकी मैक्सिमम इनकम कहाँ से आती है, वो आती है टैक्स के। मोस्ट ऑफ द इनकम कहाँ से आती है, वो टैक्स के थ्रू। इसलिए तो ये बोलते हैं ना कि पे योर टैक्स ऑन टाइम। और मोस्ट पीपल टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स जितना अच्छा कलेक्शन होता है उसी वजह से उनका गवर्नमेंट की जो तिजोरी है, जिसको हम लोग पहले के ज़माने में खजाना बोलते थे, अभी बोलते हैं तिजोरी, जो तिजोरी है वो बड़ी रहती है। तो टैक्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स गवर्नमेंट टू रन स्मूथली, टू डू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स एंड टू द ऑल नेसेसरी डेवलपमेंट्स। यानी कॉमन पीपल या कॉमन पर्सन की सोशल लाइफ, उसकी लाइफ सुधारने के लिए गवर्नमेंट जो वर्क करती है उसके लिए उनको टैक्स लेना ज़रूरी है। तो जब जीएसटी बना तो सबका एक ही कहना था कि अब जीएसटी हुआ तो हमारे हिस्से कैसे आएगा। तो उसके ऊपर कई सारा काम कर दिया गया और जीएसटी को टुकड़ों में पाया गया। पहला जीएसटी बना वो था आपका, एक था सीजीएसटी, राइट। एक बन गया आपका सीजीएसटी, दूसरा बन गया एसजीएसटी, तीसरा बन गया आईजीएसटी। अभी एसजीएसटी में और एक चीज़ आ गई, यूनियन टेरिटरीज़ का, ठीक है। तो ये हो गया, और एक बन गया इसमें यूजीएसटी। तो उसको हम लोग नाम दे देंगे, समझो मान के चलो इन्होंने क्या नाम दिया, यूटीजीएसटी, जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनका एक जीएसटी। तो ये एसजीएसटी और यूटीजीएसटी हो गया। अब एक एक टर्म समझते हैं। तो आपका जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, ये जीएसटी में से जो पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जो अभी हमारे हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी जो गवर्नमेंट लेती है वो हो गया आपका सीजीएसटी। इसमें से जो पार्ट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी लेती है वो हो गया आपका एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, राइट। यूनियन टेरिटरीज गुड एंड सर्विस टैक्स, राइट। अब यूनियन टेरिटरीज में यूजुअली आता है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ है आपका यूनियन टेरिटरीज। आईजीएसटी होता है, ये टर्म बहुत ही कम इसमें इस्तेमाल की गई है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। आईजीएसटी होता है जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, इंटर स्टेट जब ट्रांजैक्शन होता है तो वो टाइम पे आईजीएसटी लगा जाता है। ये भी हम आगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो अभी कौन कितना लेगा, सीजीएसटी कितना होगा, एचजीएसटी कितना होगा, इसके बारे में देखते हैं। यूजुअली जो भी जीएसटी बनता है वो बनता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के। अब एसजीएसटी की जगह पे आप आईजीएसटी यूटीजीएसटी भी लिख सकते हो। तो अगर जीएसटी अगर पूरा बना तो इसको अगर हम लोग 100% पकड़ते हैं तो सीजी होता है 50% एंड एसजीएसटी होता है 50%। यानी मान के चलो किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी गुड्स के ऊपर जीएसटी बना है 18%, जीएसटी कितना लगा है 18%, तो सीजीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी लगा 9% एंड एसजीएसटी लगा 9%। समझ में आ गया। तो सीजीएसटी 9% लगा एंड एसजीएसटी कितना लगा 9%, और ऐसा मिला के 18% इसको टैक्स लग गया। तो अभी आपने देखा कि ये हो गया जीएसटी। अब आप कई जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको जीएसटी इनवॉइस मिलता है। आजकल क्या मिलता है,
जीएसटी इनवॉइस बहुत कॉमन जगह है, जैसे कि डी मार्ट जैसे आपके बहुत बड़े जो है, या आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहाँ पे आपको जीएसटी लगती है। और हर फूड के ऊपर या हर आइटम के ऊपर जीएसटी अलग लेते हैं, कहीं 15% लेती है, कहीं 12%, कहीं 18% या ज़्यादा भी रहती है। तो हर पार्ट के ऊपर आपको अलग अलग जीएसटी वाले आइटम्स लगते हैं। कहीं पे नो जीएसटी वाले भी आइटम रहते हैं, यानी जो इसेंशियल फूड्स है या इसेंशियल गुड्स है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती, तो वो नो जीएसटी में आते हैं, राइट। तो एक जीएसटी इनवॉइस बनता है। जीएसटी इनवॉइस में एक बहुत अहम चीज़ होती है या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपका जीएसटी पिन, राइट। उसको बोलते हैं GSTIN। क्या बोलते हैं इसको? GSTIN। अभी GSTIN होता क्या है, तो ये एक नंबर रहता है, राइट। GSTIN क्या रहता है? एक नंबर रहता है जो रहता है 15 अल्फ़ा न्यूमरल्स। तो ये नंबर किससे बनता है? तो ये नंबर बनता है 15 अल्फ़ा न्यूमरल्स, यानी 15 अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स मिला के ये नंबर बनता है। और इसके अंदर इट इंक्लूड्स पैन नंबर। पैन नंबर लास्ट ईयर आपने देखा था, राइट। पैन नंबर लास्ट ईयर आपने देखा था। तो जीएसटी में क्या रहता है, ये इंक्लूड करता है आपका पैन नंबर को भी, ये इंक्लूड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी एक आपको मैं समझाने के लिए लेता हूँ कि एक नंबर लेते हैं हम लोग एक रैंडमली। सपोज 27 ABCDE 1 2 3 4 5, राइट। ABCD 1 2 3 4 5 और आगे हम लोग लेते हैं H1Z5। 1 2 3 4 5 नहीं रहेगा, उसके बाद H1Z5 लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एक नंबर। तो ये नंबर हो गया आपका GSTIN नंबर। अब डिजिट्स देखो कितने हो गए इसमें, अगर आप काउंट करोगे कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो ये हो गया आपका 15 डिजिट नंबर हो गया। कौन सा है? अल्फ़ा न्यूमरिक हो गया, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी और न्यूमरिक नंबर्स भी है। तो इस तरह से GSTIN लिखते हैं। अब ये जो 27 है या ABCD है या नंबर है या ये आखिरी 5 है या Z है, तो ये हर किसी का एक मीनिंग होता है। जैसा आपने पैन में देखा था कि पैन का जो नंबर बनता है वो नंबर का अपना एक मीनिंग बनता है, तो इसका भी एक अलग मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्या होता है, चलो देखते हैं। ओके, तो अभी ये जो 27 है, ये 27 क्या है? अभी यहाँ पे देखो ये कोड मैंने फिर से रीराइट किया। तो ये जो 27 है आपका, ये होता है आपका, उसके पहले चलिए 27 से पहले आपको बताता हूँ। ये जो 10 डिजिट है ABCDE 5 और ये यहाँ तक के आपके जो 10 डिजिट है, ये डिजिट्स क्या शो करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहता है आपका पैन नंबर। ये क्या होता है? पैन नंबर होता है। क्लियर हो गया? तो ये बन गया आपका पैन नंबर। अब आगे जो फर्स्ट 2 डिजिट्स रहते हैं, ये 2 डिजिट्स क्या रहते हैं? ये रहते हैं आपके स्टेट कोड। ये जो 2 डिजिट शो करते हैं, ये शो क्या करते हैं? आपका स्टेट कोड शो करते हैं। कि इसके ऊपर से पता चलता है कि कंसर्न फर्म, जो भी फर्म है, फर्म बोले तो क्या, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी शॉप है, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के लिए कोड क्या है? 27। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है 27, राइट। यानी अगर फर्स्ट इस पे 27 आ गया तो समझ लेना कि ये GSTIN नंबर जिस किसी शॉप को या जिस किसी दुकान को या जिस किसी कंपनी को या जिस किसी होटल को बिलोंग करता है, सर्विस प्रोवाइडर हो या गुड्स देने वाली कोई भी वो कंपनी हो, वो कंपनी कहाँ रिजर्व है? वो कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर हो गया? राइट। तो ये हो गया फर्स्ट 2 कोड का। सेकंड क्या है आपका? सेकंड हो गया आपका पैन नंबर। अब आते हैं थर्ड चीज़ की तरफ। आगे जो दिया है 1 इज़ व्हाट? 1 रिप्रेजेंट द 1 रजिस्ट्रेशन। मीन्स इनका रजिस्ट्रेशन कितना है? रजिस्ट्रेशन की क्वांटिटी कितनी है? 1 रजिस्ट्रेशन है। सो 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन, राइट। अगर 2 हो गए तो 2 फर्म का रजिस्ट्रेशन है, 3 है तो 3 फर्म्स का रजिस्ट्रेशन है, यानी 1 रिप्रेजेंट्स द 1 रजिस्ट्रेशन। अब 1 के बाद आ गया आपका आखिरी वाला, उसके बाद आता है एक Z। Z क्या है?
तो z इट इज़ नथिंग बट इट इज़ यूनिफॉर्म टू ऑल। z क्या है? z एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए एक यूनिफॉर्म देते हैं, इसका ऐसा कोई नहीं है, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, सो इट इज़ यूनिफॉर्म टू ऑल। आपको हर कोई जीएसटी कोड में ये z लास्ट बट वन मिलेगा। z कहाँ रहेगा? लास्ट बट वन डिजिट पे हर कोई जीएसटी फॉर्म में आपको मिलेगा। अब इसके बाद आता है 5। ये जो 5 है, व्हाट इज दिस 5? राइट, तो ये जो 5 है, दिस शोज द सम ऑफ द डिजिट्स, इट चेक्स द sum of the digits. Okay, so it confirms the validity of GSTIN when entered. क्या करता है ये? It confirms, ये जो sum of the digits है क्या करता है? It confirm the validity of GSTIN जब भी आप when entered in the पोर्टल के ऊपर आपको जहाँ कहीं पे भी GSTIN फीड करना है, वहाँ जब आप इसको एंटर करोगे तो 5 क्या करता है? उसकी वैलिडिटी कंफर्म करता है, इट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स। तो अभी इसमें डिटेल में जाना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो है फर्स्ट 2 डिजिट्स आपके स्टेट का कोड रहेगा, नेक्स्ट 10 डिजिट्स आपका पैन नंबर रहेगा, 1 शोज द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, Z एंड 5 दीज आर फॉर द Z is for uniform to all and 5 क्या करता है? For confirmation of the GSTIN while entering into the portal। तो इस तरह से आपका क्या बनता है? इस तरह से आपका एक GSTIN नंबर रहता है। अब और कुछ टर्म्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। एक है HSN, एक टर्म क्या है आपकी? एक है HSN। तो व्हाट इज HSN? राइट, तो ये रहता है हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर। इसका एक्सपेंशन क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम फॉर नहीं ऑफ ले लो, ऑफ नॉमेनक्लेचर। राइट, तो ये हो गया आपका हार्मोनाइज सिस्टम। तो ऑल गुड्स जो है अलग अलग कोड के अंदर रहते हैं। अगर आप कोई टैक्स इनवॉइस देखोगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? यूजुअली ये HSN कोड रहता है, HSN कोड रहता है। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आप अभी एग्ज़ाम में बैठते हो, राइट, कोई एग्ज़ाम देते तो एग्ज़ाम क्या करते हो? एक कोड से रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो? चलो ईजी वे में समझते हैं इसको, ईजी वे में समझते हैं। गाड़ी पता है आपको? व्हीकल्स को क्या रहती है? नंबर प्लेट रहती है। नंबर प्लेट कैसे चालू होते हैं? फॉर एग्जांपल अभी मैं नांदेड़ से पढ़ा रहा हूँ, तो नांदेड़ का नंबर प्लेट कैसा बनता है? MH26A0001। तो इसमें राइट नंबर प्लेट कैसा बनता है? मेरा नंबर प्लेट समझो MH26A001 है, राइट। तो मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र। 26 रिप्रेजेंट्स माई डिस्ट्रिक्ट कोड, राइट। A रिप्रेजेंट द सीरीज एंड दिस रिप्रेजेंट द रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। तो ये होगी एक सीरीज, तो ये हार्मोनाइज सिस्टम होगी। तो अभी जब नेक्स्ट बंदा आएगा तो उसका 2 हो जाएगा। तो मान के चलो अभी अगर MH26BB9967 चल रहा होगा तो समझ लो इसके पहले 9967, उसके पहले BB, यानी A से चालू हो गया तो एक Z होने के बाद क्या आएगा? AA, उसके बाद फिर चलेगा ABAC। इस तरह से जब AZ हो जाएगा तब चालू होएगा BA, फिर BA ख़त्म होने के बाद चलो होगा BB। तो इतने सारे सीरीज़ ख़त्म हो गए और उसके बाद ये BB वाला सीरीज़ चालू हो गया। तो ये एक हार्मोनाइज सिस्टम है। क्या है? एक हार्मोनाइज सिस्टम है जो आपको पता करने में आसानी देती है कि क्या नंबर पे रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जब हम लोग ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जब भी हम लोग एक टैक्स इनवॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे एक HSN कोड रहता है। क्या रहता है? HSN कोड रहता है। ये कोड क्या रहता है कि कोई भी एक गुड्स या कोई भी अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं, क्या रहते हैं? एक प्रोडक्ट लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लिया पेड़े, ओके, आपने पेड़े लिए तो उसका HSN कोड हो गया 10210690 सपोज। तो क्या है कि 210690 ये किसके लिए स्पेसिफिकली डिनोट करता है? पेड़े के लिए डिनोट करता है, यानी आप जो स्वीट्स लेते हो, राइट। अगर मान के चलो आपने चॉकलेट लिया, राइट,
चॉकलेट लिया आपने, तो चॉकलेट के लिए क्या होगा, सपोज 210691 ये कोड नंबर दे दिया, तब ये 691 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चॉकलेट को, राइट, चॉकलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से HSN कोड यहाँ क्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 ये हो गया पेड है, तो इनवॉइस ऐसे ही बनता है ना, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका रेट आएगा, जो भी रेट आप दोगे, उसके बाद क्या आएगा, आपने कितने क्वांटिटी में ख़रीदा है, उसके बाद आप क्या लोगे, उसका टैक्सेबल अमाउंट। तो ये हम लोग इनवॉइस देखेंगे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे आपका आता है HSN कोड, तो HSN कोड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने बताया। तो ये जो कोड रहता है वो एक हार्मोनाइज सिस्टम से रहता है, ताकि ये जो आइटम आप रैंडम तौर पे ले रहे हो उसका वो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर किया जाता है, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस देखते हैं कि किस तरह से टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। HSN समझ में आ गया सबको, चलो गुड। अब टैक्स इनवॉइस देखते हैं, तो है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो वॉच करना मत भूलना इसके बाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और हो सके तो अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। चलो, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।